हेलो। तो आज हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्योंकि आज हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स कर चुके हैं, है ना। तो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर चुके हैं। तो और जो क्वेश्चंस था जो डिस्कस कर जो आधा बचा हुआ था उसको हम लोग जब हम लाइव क्लास करेंगे, अभी लाइव क्लास करने में भी एक दो दिन टाइम लगेगा, है ना। तो इस वीक में भी रिकॉर्डेड ही रहेगा। मे बी सैटरडे वाला क्लास जो है वो लाइव हो सकती है। तो जब तक रिकॉर्डेड रहेगी तब तक हम लोग क्लास आगे करते हैं ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। तो चालू करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले हम पहचानना हमको बहुत ज़रूरी है कि एरोमेटिक कंपाउंड बोलते किसको है। जैसे कि बात करें, एक हक्कल रूल आता है, एक हक्कल रूल आता है ना, एक हक्कल रूल आता है। तो ये हक्कल रूल जो होता है वो किसको बोलते हैं और इसका यूज़ क्या आता है। ठीक है, तो पहले अब हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानते हैं हक्कल रूल से। हम पहले भी करा चुके हैं कोई इसको हक्कल रूल को। जैसे कि मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, मेरे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक। तो इसमें अंतर जो होता है, अंतर क्या होता है। पहली बात कि हक्कल रूल के लिए जो एरोमेटिक होना चाहिए उसके लिए मुझे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये होगा तभी हम उसको बोलेंगे मेरा वो एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसमें अगर n अगर लेंगे 0 तो ये 2 पाई आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n1 लेंगे तो 6 पाई आएगा, n2 लेंगे तो तेरा 10 पाई आ जाएगा। तो इस तरह का फिर 10 फिर 14 बढ़ता जाएगा, है ना। इसमें आता है तेरा, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई। जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। तो ये सब तरफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो दोनों में कोई नहीं है वो नॉन में आ जाएंगे, है ना। जितना भी सिंगल चेन होते हैं सब तरह क्या होते हैं, नॉन में आ जाते हैं, है कि नहीं। चलो, तो अब इसमें दोनों में जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल जो कौन होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। और ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है कि नहीं। चलो ठीक। तो एक पहला बात तो ये हो गया कि मेरा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि जो भी जितने भी कार्बन है, और कार्बन जितना भी है रिंग में ना, कार्बन इन जो रिंग है, इन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो रिंग में जो होना चाहिए कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइड होना चाहिए। उसके बाद इसमें कार्बन अगर sp2 नहीं है ना, sp2 अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक इस टाइप का हम लोग करते हैं। ये sp2 नहीं है, प्लस ये जो होना चाहिए जैसे प्लानर होना चाहिए। सॉरी, दिस इज प्लानर, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें तरह क्या होना चाहिए था, प्लेनर होना चाहिए, है ना। इसमें भी तरह सेम, इसमें भी तरह कार्बन जो होता है इन रिंग में जो होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए। क्या समझे, इसमें sp2 लेके, और इसमें भी क्या होना चाहिए तरह, इट शुड बी ऑल्सो ए प्लेनर 1। इसमें क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो दोनों होना चाहिए प्लेनर, दोनों होना चाहिए sp2 उस रिंग में। और क्या बोलते हैं, और ये फॉलो करना चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट इसका रूल है तेरा। इसके बिना जो तुम करोगे तो तेरा उसे हम पहचान पाएंगे, है ना। चलो इसमें एग्जाम्पल में लेता हूँ, बाकी जो नहीं होगा तो इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल में लेता हूँ कि सबसे पहले एग्जाम्पल में लेता हूँ बेंजीन का। बेंजीन सबसे जो हमको पता है एरोमेटिक है ना। क्योंकि इसमें तुम देखोगे तो इसमें 1 2 3, बस हम पाई को देखते हैं, बस पाई को, सिर्फ पाई को देखते हैं। 1 2 3, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ना। इसमें पाई है, 3 पाई है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 6 पाई हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। प्लस इसमें हर कार्बन तुम देखोगे sp2 है, हर कार्बन क्या है तेरा sp2, इसलिए ये प्लेनर भी हो गया, है ना। और सब sp2 भी है, तो तीनों आराम से फुलफिल कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। आई बस समझ में। एग्जांपल और देता हूँ मैं एरोमेटिक का। जैसे कि यहाँ पे
यहाँ पे एक तरह रिंग पाई, यहाँ पे एक प्लस है, ऐसे है ना। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें ये एक पाई है, तो इसमें दो आराम से 2 पाई आ गया, क्या गया 2 पाई आ गया, आराम से 2 पाई आ गया। उसके बाद देखो इसमें इसमें देखेंगे हम तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों तो sp2 ही है, क्योंकि पाई को हम काउंट तो करते नहीं हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे एक H था, यहाँ पे H था एक, और यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गया, तो मतलब क्या हुआ sp2 हो गया, ये भी sp2। इसमें बात करते हैं, इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें एक H भी है ना, एक प्लस है। तो प्लस है मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, पहले 4 था तो इसमें 3 में बॉन्ड बना लिया, एक प्लस जो एक तरह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसमें 3 ही बॉन्ड है, तो ये भी sp2 हुआ, ये भी क्या हुआ, ये भी sp2 हुआ। तो इसलिए हर इसमें कार्बन क्या sp2 है, मतलब इधर प्लेनर है, मतलब क्या है इसमें हर sp2 है, मतलब क्या है प्लेनर है, तो ये भी क्या एरोमेटिक हो गया है, बस समझ में। ठीक, अब देखो आगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ, ये और यहाँ माइनस ऐसे। अब तुम देखो इसमें तो चलो ये क्या है, ये देखो ये पाई है, ये भी पाई है ना। और इसमें देखो यहाँ वाला, इसमें जो नेगेटिव जो है, जो यहाँ पे जो नेगेटिव तरह है ना, वो इस कंजुगेशन में मूव करेगा। ये नेगेटिव जो है कंजुगेशन में मूव, मतलब वो इसको इंक्लूड कर लेगा। ये 4 है, एक और ले लेता है तो 6 बन जाएगा, और सब चाहते हैं एरोमेटिक ही बने, इसलिए क्या होता है कि ये अपने में ले लेगा, है ना, जिसमें क्या होगा कि ये इसमें घूमेगा। तो अब यहाँ जो कार्बन है, यहाँ पे एक H था और 2 बॉन्ड है, ठीक है। तो अब ये जो लोन पेयर है, ये अब इसमें हम काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि वो जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में मूव कर रहा है। तो जो कंजुगेशन में जो मूव करता है उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए पाई बॉन्ड को हम लोग जब निकालते हैं कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें हम लोग पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, क्योंकि पाई बॉन्ड कंजुगेशन से मूव कर जाता है, लेकिन सिग्मा मूव नहीं कर पाता है, इसलिए बस सिग्मा को ही काउंट करते हैं। तो इसलिए इसको हम इस कार्बन में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ 3 बॉन्ड हुआ, तो इसमें भी sp2 हुआ। तो इसमें हर कार्बन तो sp2 है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन कितने 6 भी है, तो इसलिए क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। आई बात समझ में। ठीक है, एग्जाम्पल और देता हूँ मैं इसमें, फिर एंटी में आ जाऊंगा ना एग्जाम्पल में। जैसे कि ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो मुझे पता है ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, दिख रहा है, दो लोन पेयर है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें 2 पाई हो गया, और ये जो 1 लोन पेयर है वो अंदर आ जाएगा, इसके साथ घूमेगा, कंजुगेशन में। तो इस ओ में भी बस एक ही अब लोन पेयर जो है वो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। तो 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो ये भी sp2 ही हुआ, तो ये एरोमेटिक हो गया, है ना। ठीक, अब इससे एंटी एरोमेटिक में आते हैं। एग्जाम्पल है तो एंटी एरोमेटिक का ये है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम देखते हैं ऐसे। तो इसमें देखो 1 2, इसमें कितना गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया। और हर कार्बन तुम देखोगे तो क्या है, sp2 है ना। तो इसलिए क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, ये तरह एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल उसी तरह अब मैं ले लेता हूँ सेम चीज। यहाँ पे हम चलो क्या ले लेते हैं, यहाँ हम नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव डेज क्या होगा कि जो यहाँ पे प्लस था, नेगेटिव है, इससे क्या होगा कि अब ये इसमें कंजुगेशन, इस तरह कंजुगेशन है ना, तो कंजुगेशन में टेक पार्ट करेगा। तो इसलिए अब इस कार्बन में sp2 रहेगा, तो सब इस sp2, और लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन 4 इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और तेरा सब sp2 है, तो इधर प्लेनर भी हो गया, इसलिए एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे कर दें, यहाँ पे प्लस लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दिए, तो अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन कंजुगेशन में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 पे आ गया। और ये sp2 भी है, सब sp2 है ना, इसलिए क्या हो गया, ये भी सब sp2 भी एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक में होने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये सारा sp2 ही चाहिए रिंग में, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तभी एंटी एरोमेटिक बन पाता है। तो जो ये जब दोनों में कोई नहीं है तो हम ये इसमें आ जाएगा, जब दोनों कोई नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम पहचानते हैं एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को। आए बात समझ में, आई थिंक काफ़ी दोनों क्लियर हो चुका होगा, है ना, पहचानने के बारे में। ठीक है, चलो ठीक, तब हम आगे चलते हैं। अगर प्रॉब्लम होगी ठीक है तो पूछ लेना, है ना, डाउट करने का, जब कॉल से पूछ सकते हो मुझे, मतलब 1-2 दिन तो तुम कॉल से पूछ सकते हो इसके बारे में। ओके चलो ठीक है। तो इस तरह हम एरोमेटिक को पहचानते हैं। अब हम आते हैं इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस में, फिर हम लोग इसके कंपाउंड्स में आएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते कितने को पढ़ना है,
फिनॉल है, डाइजोनियम है, नाइट्रोबेंजीन है, एंडलिन है, तो सबको पढ़ना पड़ता है हमको, है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं कुछ कुछ इसका केमिकल रिएक्शन जो कॉमन, सब में कॉमन है। क्या है वो? तरह हेलोजिनेशन, है ना। पहले क्या है जरा? हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है कि हम लोग हेलोजन ऐड करते हैं, है ना। कैसे ऐड करेंगे हेलोजिनेशन? बेंजीन है, Cl2 डाल दो और लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है इसमें? इसमें सिंपल से जो बात है, इसमें एक Cl ऐड हो जाता है ना। कैसे होता है ये तरह जो मैकेनिज्म कैसे बताए थे इसको, है ना। तो एक ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम सिंपली हम Cl2 को डालो या फिर AlCl3 को डाल दो, जस्ट लाइक द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो Cl प्लस बन जाएगा, वो अटैक कर जाएगा इसमें, है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है ये। इस वजह से कम है कि इसमें तरह अगर तुम रेडिकल लेते हो तो भी फ्री रेडिकल चलते इसमें कंबाइन होता है, तो दोनों से बन जाएगा। तो इसको हेलोजिनेशन बोलते हैं। अब आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? नाइट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? हम लोग HNO3 प्लस H2SO4 ऐड कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें NO2 जाके चिपक जाता है। कैसे चिपकता है? इसमें NO2 प्लस बनता है। हम पहले बता चुके हैं इसको कि जो नाइट्रेशन उसमें हमको NO2 ऐड करना है, तो HNO3 प्लस H2SO4 डाल देंगे तो हम आराम से उसमें NO2 क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब आते हैं सल्फोनिफिकेशन में। इसमें आते हैं सल्फोनेशन सॉरी। तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि हम लोग का बेंजीन रिंग है, इसमें हम क्या डालते हैं? हम इसमें हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि इसमें SO3H जाके जुड़ जाता है। क्या होता है? जाके SO3H जुड़ जाता है ना। ठीक है, फिर आते हैं एसाइलेशन में। एसाइलेशन, तो एसाइलेशन में क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं? एक एसाइल ग्रुप डालते हैं। तो वही सेम जो है फ्रीड क्राफ्ट करके, देखो बेंजीन रिंग में क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होता है, हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल डाल सकते हैं E+, ठीक है। जिसमें हम सबको इलेक्ट्रोफाइल में चेंज कर दे रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? Cl लगा दिए और LCl3 डाल दिए। इससे क्या हुआ कि इसमें C डबल बॉन्ड प्लस बन गया और जाके जुड़ गया, जाके ये सिंपल जाके जुड़ गया इसमें, ऐसे, है ना। तो ये काम कर सकते हैं। चलो बहुत सही। उसी तरह अगर हमको एक अल्काइलेशन करना है ना, अल्काइलेशन करना है, तो कैसे कर सकते अल्काइलेशन? मतलब हाउ कैन फॉर्म अल्काइलेशन? अल्काइल जब हमको ऐड करना, तो मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें डाल दो, क्या डाल दो? CCl डाल दो और LCl3 के प्रेजेंस में, तो ये आराम से जाके C चिपक जाएगा यहाँ जाके, ठीक है। तो ये सब कुछ है जो हम लोग को बीच में पढ़ते रहेंगे कुछ करके, ये कॉमन है, पहले भी इसको पढ़ चुके हम लोग, है ना। बहुत सही। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट में, फिनॉल्स में। अब हम चालू करते हैं। इसका पहला जो है फिनॉल। हम फिनॉल पहले भी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जब पढ़े तो पहले पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आता है, तो इसलिए हम फिनॉल को दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, है ना। तो हम इसका नोट्स में तो सेंड कर चुका हूँ, सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वहाँ तुमने एक बार नोट्स भी देख सकते हो। चलो चालू करते हैं। तो पहले आते हैं इसका प्रिपरेशन में, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना। देखो पहला प्रिपरेशन इसका है फ्रॉम SO3H। हम इसमें मिलाते हैं NaOH, ठीक है, विथ सम H+, हीट एंड H+, तो ये हमको फिनॉल देता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कैसे इसको बनाते हैं, थोड़ा सा देख लो मैकेनिज्म इसका। मेरे पास अगर बेंजीन रिंग है, हम उसमें वही H2 अगर डाल देते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये जो है SO3H तो दे ही देगा, है ना, ये तो दे ही देगा। उसके बाद इसमें अगर हम डाल देते हैं NaOH, क्या डालते हैं? NaOH, तो ये क्या दे देगा? ये NaOH बना देंगे। तो इसमें कि ये एसिडिक है, तो एसिडिक और सॉल्ट बेसिक बना देंगे तो सॉल्ट बना देगा, है ना।
तो ये सॉल्ट बनाएगा SO3H माइनस Na प्लस का, ये सॉल्ट बनाएगा। अब ये सॉल्ट बनाएगा, इसको हम ऐड कर देते हैं, इसमें हमको NaOH ऐड करना है, NaOH ऐड करना और NH ऐड करेंगे, है ना। तो फिर ये क्या करेगा, दोबारा जब करेंगे और जब हीट करेंगे थोड़ा सा, तो ये जो है ये बाहर निकल जाएगा। क्या Na2 जो बाहर Na2SO3 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा ONA, क्या बन जाएगा ONA, है ना। ठीक है, तो अब ये जो सॉल्ट बना है ना, ये जो सॉल्ट बना इसमें जब आप सिंपली अगर H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में जो वाटर डालते हैं तो ये आराम से ये OH बना देगा, ऐसे क्या बना देगा, आराम से OH बना देगा। तो ये होता है मेथड इसका, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आते हैं सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड में क्या है हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, समझ में आ रही है। तो डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, हम सिंपली डाल दो वाटर इसमें, तो ये क्या बना देगा, OH बना देगा विथ N2 गैस। तो ये जो है ना, तो डाइजोनियम सॉल्ट बात करते तो कैसे बनता है, देखो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग है मेरे पास, बेंजीन रिंग है, हम बेंजीन मिलाते हैं क्या, HNO3 प्लस H2SO4, तो यहाँ से ये HNO2 बन जाता है, HNO2, है ना। ठीक है, तो अब एक और तरीका है बनाने का। चलो पहले हम इसको पहले एक काम करते हैं, HNO3 प्लस H2 जब ऐड करते हैं H2SO4, तो यहाँ से ये तो वही सिर्फ नाइट्रेशन है, ये यहाँ पे NO2 बन जाएगा, हाँ इधर नाइट्रेशन है। ठीक है, अब नाइट्रेशन के बाद इसमें हम क्या डालते हैं, इसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, SN और HCl डाल के, तो ये रिड्यूस हो क्या बन जाएगा, एलिनिल बन जाएगा, एनिलीन NH2, है ना। अब ये जो एनिलीन है हम इसमें डाल देते हैं NaNO2 प्लस HCl, ऐसे फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये NaNO2 प्लस HCl गिव HNO2। तो ये जो होता है एनिलीन को चेंज करता है किस में, चेंज कर देता है डाइजोनियम सॉल्ट में। किसमें करता है चेंज, डाइजोनियम सॉल्ट में। ये तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। बेंजीन में हमको पहले ऐड करना है NO2, कैसे ऐड करते हैं, HNO3 प्लस H2SO4 डाल देंगे तो मेरा ऐड हो जाएगा NO2। हम फिर इसको चेंज करते हैं NH2 में, एनिलीन में, बाई रिड्यूसिंग इट। अब NH2 को जो एनिलीन है ना, इसको हम चेंज करते हैं डाइजोनियम में बाई एडिंग NaNO2 प्लस HCl। चलो अब इसके बाद हम सिंपली जब डाल देंगे वाटर, सिंपली क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है ना, तो वाटर डाल देंगे तो सिंपल मेरा OH अल्कोहल बना देगा सिंपली। ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग है इसलिए इसमें थोड़ा कंजुगेशन से थोड़ा स्टेबल बनता है, इसलिए ये कंपाउंड बन पाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं अगर ये एलिफैटिक होता, अगर मेरे पास सिंगल चेन होता CCN2 प्लस Cl माइनस, तो वो बनता ही नहीं, है ना। वो अपने आप को N2 दे देता, तुरंत दे देता, तुरंत OH बना देता। ठीक है, तो इसलिए तो, लेकिन इसमें तो वाटर डालना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल है, क्योंकि इसमें कंजुगेशन, इसीलिए ये बात समझ में। तो ये था इसमें। ये अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, वो है तेरा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। तो हर जगह आएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली MgBr जो है कैसे बनाएंगे, वही सेम चीज़ है जिसे बना देते हैं इथर के, कैसे हम बनाते हैं ग्रिग्नार्ड। अब इसमें हम लोग O2 डालते हैं और डालते हैं H2O, तो ये क्या बन जाता है, ये OH बन जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे दोनों O यहाँ पे आ जाएगा, डाल दिए वाटर, जब दोनों O जब यहाँ पे आ गया है, डाल देंगे वाटर तो आराम से फिनॉल बना देगा, है ना। क्या बना देगा, फिनॉल। चलो ठीक, तो बात है नेक्स्ट में। तो तुम बोलो सर इसका मैकेनिज्म क्या होगा, चलो वो भी थोड़ा मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो मेरा पास यहाँ पे Br डाल दो, है ना, ये ब्रोमो बेंजीन है, डाल दो Mg, डाल दो ईथर, तो ये क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड बना देगा, है कि नहीं। हम यहाँ डाल दो O2, क्या डाल दो O2, तो ये जो है O2 जो है बीच में आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा MgBr। अब ये O2 में डाल दो वाटर, तो O में चल जाएगा H और
Mg में चल जाएगा OH, तो यहाँ से क्या बन गया, फिनॉल बन गया प्रॉपर, है कि नहीं, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। आए बात समझ में ना। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, डीप कार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते हैं, इसमें CO2 को रिड्यूस करते हैं बाय एडिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO। तो ये जो सोडा लाइम है, हम इसमें जब डालेंगे तो ये वाटर को निकाल देता है, इसको CO2 को निकाल देता है, तो ये सिंपली एक सॉल्ट बन जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे वाटर H2O, तो जनरली फॉर्म व्हाट, फिनॉल, है कि नहीं, ये बन जाता है। इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज डाउस प्रोसेस। फिफ्थ इज डाउस प्रोसेस। वो क्या है मेरे पास, हम इसमें मेरे पास Cl था, यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं KOH विथ हीट, ठीक है, तो इसमें हम चेंज कर देता है इसको ये OH में। इससे कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सिंपली बन जाता है ना, बहुत सही। उसके बाद ठीक है, तो अब नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमीन। हम क्या बनाते हैं, इसमें सिक्स्थ है, वो है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से बनाते हैं। जैसे क्यूमीन किसको बोलते हैं, क्यूमीन इसको बोलते हैं ना, यहाँ पे C है और यहाँ पे C, यहाँ पे C। अब यहाँ हम डालते हैं क्यूमीन में डालते हैं O2 विथ हीट विथ सम H+, तो ये मेरा क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है, सॉरी फिनॉल बना देता है, प्लस कीटोन ग्रुप, कीटोन बनाता है ना। तो इसका मैकेनिज्म एक बार देख लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो मैकेनिज्म इसका है वो कैसा है कि मेरे पास जो क्यूमीन था ऐसे, है ना, हम जब डालते हैं उसमें डालते हैं O2, तो ये क्यूमीन जो है, जो O जो है वो यहाँ आ जाता है, यहाँ पे यहाँ पे लिंकेज आई बात समझ में। तो अब इसके बाद यहाँ पे जो H+ डाल रहे हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये H+ इसमें जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिनॉल तो यहाँ पे था ही, C था यहाँ पे, C था यहाँ पे, C था यहाँ पे, OH2+ बन गया ऐसे। तो OH2 बताया जब भी ये आता तभी ये हमेशा बाहर निकलता है, ये हमेशा बाहर जब आता है ना, जब भी OH2+ होता है तो हमेशा वाटर बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकल गया, क्या बन गया बताओ, ये बन जाएगा तेरा C और O+ बन जाएगा। अब दे विल बी शिफ्ट, क्योंकि अब O+ इतना स्टेबल तो नहीं है कि OH इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसमें नेगेटिव स्टेबल लेकिन पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये शिफ्टिंग होगा। क्या ये शिफ्ट करेगा कि ये शिफ्ट करेगा, कौन शिफ्ट करेगा, मिथाइल या फिनाइल। तो बताए थे पहले H का सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग होता है, फिर फिनाइल का, फिर 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, देन 1st डिग्री। तो ये फिनाइल जाएगा, ना कि मिथाइल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है, यहाँ से pH ऐसे यहाँ पे एक रिंग में आ गया, इसमें C और ये माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा ऐसे, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फिर अब वाटर मेरे पास है ही, तो यहाँ से OH आ जाएगा प्रॉपर, तो इसमें जो है ये OH, O और फिनाइल ऐसे, ठीक है, ये से बन जाएगा। OH वाटर था यहाँ पे ना, वाटर का OH था ही इसमें, तो वाटर का OH इसमें चला गया, जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे चला गया, ठीक है। चलो फिर अब आते हैं नेक्स्ट में। अब इसके बाद तो क्या होता है, इसके बाद फिर दोबारा से क्या होगा, इसमें फिर जो अब OH इसमें गया, तो यहाँ पे H+ भी था, यहाँ पे H+ वाटर है, तो यहाँ पे H+ भी था, तो H+ इसमें चला जाएगा O में क्योंकि लोन पेयर्स है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे OH हो चुका है, यहाँ पे OH+ आ गया, देखो यहाँ पे ऐसे ये, ठीक है। और ये OH+ फिर अनस्टेबल है, तो फिर क्या करें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हुए बाहर निकल जाएगा, ताकि यहाँ पे फिनॉल, ताकि क्या कर सके, फिनॉल बना सके। तो ये जो है ना, ये OH बना दिया प्रॉपर, और यहाँ पे तेरा CCOH, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जब लेते हुए जाएगा तो यहाँ पे तेरा प्लस बन जाएगा, और ये फिर तेरा वाटर है, तो यहाँ से फिर ये 2 OH इसमें आ जाएगा, देखो इसमें एक OH
एक और OH, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इस तरह क्या, इस तरह कीटोन बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसमें कीटोन बनता है, इसमें द फिनॉल बनता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द क्यूमिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। एक बार नोट्स में, एक बार ये है, एक बार देख लेना नोट्स में, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछना है सर प्रॉब्लम कहाँ पे, ठीक है ना। तो ओके, तो दिस इज माई प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, दिस माई प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब जो केमिकल रिएक्शन है वो तो बड़ा इजी है इसका, जैसे बताता हूँ मैं कैसे इजी है ना। ठीक है, तो अब आते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि पहला प्रॉपर्टी लेते हैं हम लोग, फिनॉल को हम ऐड करते हैं किसमें, फिनॉल जो है OH ऐड करते हैं डाइल्यूट HNO3 में। तो इसमें वही चीज़ है कि HNO3 जो है वो NO2 प्लस देता है। कैसे, HNO3 जब H+ के प्रेजेंस में वो NO2 प्लस देता है, ठीक है, ऐसे। तो NO2 प्लस अब कहाँ जाएगा, क्योंकि OH जो है, OH कौन सा ग्रुप है तेरा, OH इज ए प्लस M ग्रुप, क्योंकि इसमें लोन पेयर है कि नहीं, इसमें क्या है तेरा, सॉरी इसमें तेरा लोन पेयर है, क्या है इसमें लोन पेयर है, तो इसलिए ये प्लस M ग्रुप है। तो प्लस M मतलब ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, या फिर पैरा में जाएगा, ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थो है पैरा में जाएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो NO2 हम एक ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो एक और तरीका ऐड करने का, वही जो बताए थे, HNO3 प्लस H2SO4, ये दोनों में NO2 ही देता है, दोनों में सेम चीज़ बनेगा, है ना, चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों में सेम ही चीज़ बनेगा। ओके, थर्ड सेकेंड में आते हैं, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। हमको ऐड करना है ब्रोमीन, क्या ऐड करना है, ब्रोमीन। कैसे ऐड करेंगे, फिनॉल है, फिनॉल हम ऐड किए Br2 विथ वाटर, तो ब्रोमीन जब जाएगा तो ऑर्थो में भी जाएगा, पैरा में भी जाएगा, और सब में जाएगा, तीनों में जाएगा, ऐसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल जाता है इसमें, ठीक है, तो इसीलिए ब्रोमीन तीनों में जाएगा। हम चाहते हैं कि एक ही में जाए, हम क्या करेंगे, फिर इसको फिर पॉइजन्स में करना पड़ेगा, ठीक है, बताएंगे कैसे ऐड करते हैं, तो तुम समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें थर्ड है NO2, हम इसमें ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, है ना। तो इसमें दो तरीका है ऐड करने का, एक है हम टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और एक में हम रखते हैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो 25 थोड़ा सा टेम्परेचर कम उसमें, ठीक है, तो ये यहाँ पे बनाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर कम है इसमें ना, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा वाले में क्या बनाएगा, ये यहाँ पे देगा ऐसे, ठीक है। तो चलो, तो ये तो इसमें देख, इसमें तरह एक H बॉन्डिंग रहेगा, इसमें एक H बॉन्डिंग रहेगा, तो इससे थोड़ा स्टेबल होता है ये, तो रूम टेम्परेचर थोड़ा सा स्टेबल ये होता है। हाई टेम्परेचर देंगे तब पैरा बनता है, ठीक है, ओके। नेम है फोर्थ है हमारा रीमन टीमन, क्या, फॉर्माइलेशन, रीमन टीमन फॉर्माइलेशन। तो इसमें हम करते कुछ नहीं है, हम इसमें OH है मतलब फिनॉल है मेरे पास, हम इसमें ऐड करते हैं CH Cl3 विथ NaOH विथ हीट। तो इसमें मेरे पास सिर्फ एक अल्डिहाइड ग्रुप चिपक जाता है, एक अल्डिहाइड ग्रुप जाके चिपक जाता है इसमें, ठीक है। तो ये ऑर्थो में जाता है, पैरा में, तो पैरा वाला थोड़ा स्टेबल कम होता है, इससे ज़्यादा स्टेबल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसलिए, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल ये होता है पैरा वाला, मेजर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फिर आते हैं नेक्स्ट वाले में कि हम लोग को फिनॉल है शायद 6th है ये, फिनॉल हम इसमें ऐड करते हैं जेटन और हीट, तो ये बेंजीन बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जहाँ पे मुझे फिनॉल दिखा तो हम आराम से उसको बेंजीन में रिड्यूस करते, ये काम आता है तरह जब हम कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड्स को, तब काम आता है, ठीक है। तो ये बेंजीन जहाँ पे हमको बनाना है, तो फिनॉल से हम बनाते हैं बेंजीन को बाय एडिंग जिंक डस्ट विथ हीट। ये एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फिनॉल है, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं निकल विथ H2 से। तो निकल जब रिड्यूस करेंगे
तो ये जो है साइक्लोफिनॉल बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। ये तो बेंजीन से हट के ये साइक्लो बन जाएगा, है ना। तो इसमें एरोमेटिक हट जाता है, इसको सिंपली रिड्यूस कर देता है ये OH कैनॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड, ठीक है, लेकिन ये रिड्यूस हो जाता है। आइए बस समझ में, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट में, वो था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर क्या होता है, इसमें हम क्या बनाते हैं, यू हैव टू मेक ईथर हियर। तो कैसे ईथर बनाएंगे, हम ऐड कर दो NaOH, तो ये सॉल्ट बना देगा, ONA प्लस माइनस। अब ये सॉल्ट बना देगा, इसमें हम ऐड कर दो कुछ HX ले लो, तो ये जो O माइनस है वो इसमें अटैक करता है, ये निकल जाता है ना। तो ये क्या बन जाता है, O और C प्लस यहाँ से NaX बन जाएगा ऐसे। तो ये ईथर बन गया प्रॉपर, है बात समझ में, ठीक। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कपलिंग रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें कपलिंग में क्या होता है, यहाँ पे OH है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं क्या, डाइल्यूट NaOH विथ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट ये ऐड करते हैं हम लोग। तो इसमें करते क्या है कि इसमें जो डाइजोनियम का सॉल्ट है ना, वो जाके चिपक जाता है किसमें, जाके ये जो है OH जो है यहाँ से ये जो प्लस है ना, ये बाकी ये इधर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो प्लस जाके यहाँ जाके चिपक जाता है ऐसे। तो यहाँ से यहाँ पे इतना OH था ही, अब जाके N जाके चिपक जाएगा इससे। तो ये N2 और अपना तो थोड़ा जो भी था इस साइड में ये रहेगा ही, है ना। यहाँ से ये जो N2 प्लस है, ये N डबल बॉन्ड N है, बेंजीन रिंग है, तो ये पार्ट बन गया और ये OH, तो इसको कपलिंग मतलब जाके चिपक जाता है, कपलिंग बोलते हैं इसको, जाके चिपक जाता है। तो अगर ये हम डाइजोनियम सॉल्ट अगर फिनॉल है मेरे पास, तो हम इसमें थोड़ा सा एक बेस लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं इसमें थोड़ा बेस लेते हैं। वही हम इसको हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एनिलीन में, पढ़ेंगे एनिलीन में क्या था कि हम भी इसमें भी कपलिंग करते हैं एनिलीन में। बस फ़र्क इतना होता है कि हम जो डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे लेते हैं तो वो तो लेंगे ही, लेकिन एक यहाँ पे हम एक एसिड डालते हैं इसमें H+, तभी डाइजोनियम बनता है ये। तो इसमें अंतर इतना है कि यहाँ पे NH2 रहता है, यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ये। तो यहाँ पे OH यहाँ पे NH2 है, तो ये एनिलीन से बनता है। तो जब भी हम बेसिक यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम एसिडिक H+ डालते हैं, और जब हम OH डालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक डालते हैं। ये काम होता है करने से, है बस समझो ना। तो इसको कपलिंग रिएक्शन बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कपलिंग रिएक्शन जो है। इसके बाद आते हैं हम लोग कोलबेस में। कोलबेस हमारा जो 8 जो भी कोलबेस है, कोलबेस रिएक्शन। हम कोलबेस में क्या करते हैं, मेरे पास फिनॉल है, उसमें डालते हैं CO2। तो इसके डालने से क्या होता है कि CO2 डालने से यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे CO2 माइनस बन जाता है, क्योंकि ये जो C क्या होता है, ये डबल ऐसे होता है ना, तो एक यहाँ जाता है माइनस, यहाँ प्लस जाता है, प्लस में अटैक करता है, फिर ये ऊपर चल जाता है ऐसे। तो इसलिए तो यहाँ अब यहाँ पे जब हम डालते हैं H+, फिर तो ये मुझे क्या बनाता है, OH और ये फिनॉल विथ एसिड, ठीक है, ये बनाता है। तो ये मे भी यहाँ जाए, मे भी यहाँ जाए, तो दोनों बनता है इसका। ये भी ऑर्थो में कहता है, पैरा में जा सकता था, तो ऐसे बनता है, तो कोलबेस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक, ठीक। तो ये हमारा क्या है, मेरा क्या केमिकल रिएक्शंस है ना, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस थे। अब हम आते हैं इसके टेस्ट्स में, इसका कैसे इसका पहचानते हैं। तो पहला बात हम क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट करेंगे। तो लिटमस टेस्ट में तो ये, क्योंकि ये क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये ब्लू से क्या दे देगा, रेड दे देगा। लेकिन सिर्फ लिटमस टेस्ट एसिडिक बस बताता है, ये नहीं बताता कि फिनॉल है कि नहीं, इट कैन बी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट में विथ FeCl3। बताते हैं कि जब भी हम फिनॉल जब मिलाते हैं FeCl3 में, व्हेन फिनॉल इज मिक्स्ड विद FeCl3, ये तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स देता है, क्या देता है, एक कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है। और वो कॉम्प्लेक्स का कलर होता है, कॉम्प्लेक्स क्या देता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है -3 विथ HCl, ये नॉन एक्वस होता है, ऐसा गैस होता है ये, ठीक है। ये कलर देता है बस समझ में। तो कलर से क्या होता है कि इधर क्या बताता है कि मेरा फिनॉल है। नेक्स्ट आते हैं लीबरमैन टेस्ट, सेकंड आते हैं लीबरमैन टेस्ट। तो लीबरमैन टेस्ट में क्या होता है, हम लोग फिनॉल को ऐड करते हैं HNO2 में। फिनॉल है मेरे पास, तुम इसमें जोड़ दो HNO2,
तो HNO2 जोड़ने से क्या होता है, इसमें NO बन जाता है, और NO बनने के बाद हम इसमें एक और फिनॉल जोड़ देते हैं, विथ H+। तो इसमें कपलिंग टाइप का ये भी बनाता है, ये भी क्या बनाता है, कपलिंग बनाता है। इसमें OH है, यहाँ पे N है, डबल बॉन्ड है ना, सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये रेड होता है ना, एक कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड जुड़ के ये रेड बनाता है। हम जब इसको डालते हैं NaOH से, तो ये सॉल्व, ये जो चीज़ है यहाँ पे OH है, यहाँ पे ONA बना देता है ना। बाकी सब कुछ सेम था, बाकी जो सब कुछ था वो सेम था ऐसे। तो ये जो था ब्लू देता है, ब्लू। तो ये जो तेरा रेड से जो ब्लू बन रहा है, पहले हम H डालते हैं NO2, तो NO रहता है इसमें, हम एक और डालते हैं फिनॉल, तो ये एक कपल्ड जो बनाता है कंपाउंड, इसका होता है कलर रेड होता है। हम इसमें ऐड करते हैं NaOH, तो ये बनाता है ब्लू। तो ये जो थोड़ा, दिस इज फ्रॉम रेड टू ब्लू है ना, तो दिस इज ए गुड टेस्टिंग मेथड। सो हम टेस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं फिनॉल को टेस्ट करने में, ठीक है। तो ये हम फिनॉल को, और यही मेथड जो होता है, ये मेथड जो था, हम इसको अल्कोहल से भी फिनॉल को अलग करते हैं, क्योंकि ये जो था अल्कोहल भी देता है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं देता है, तो ये सिर्फ फिनॉल देगा। तो हम उसको अल्कोहल को भी अलग करते हैं फिनॉल से, और बाकी से तो अलग करते ही नहीं। तो ये तेरा मतलब फिनॉल ही है मतलब। तो लिबरमेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, आइए बात समझ। तो इसको एक बार तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है बेहतरीन तरीके से, है ना। और ये मेरा फिनॉल था, इसको पहले भी हम लोग पढ़ भी चुके थे फिनॉल के बारे में। तो ये एक इसमें एरोमेटिक है, तो वही है कि इसमें फिनॉल पढ़ना है, फिर नाइट्रोबेंजीन पढ़ना है, एनिलीन पढ़ना है, डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ना है। तो ये जो एरोमेटिक जितने कंपाउंड सब इसी में हमको पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ अलग नहीं, बस एक एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं सबको एक साथ हम पढ़ते हैं इसमें, है ना। तो आज ये फिनॉल का था कि उसका प्रिपरेशन क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उसका टेस्ट क्या है, ये तीनों समझ में आ गए, ठीक है। कुछ होगा प्रॉब्लम तो पूछ लेना, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग फिनॉल खत्म कर दिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाइट्रोबेंजीन, फिर उसका हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसका प्रिपरेशन है, कैसे उसका केमिकल रिएक्शन है, और कैसे उसका तेरा टेस्ट से, है ना। चलो ठीक है, आज के इतने करेंगे, फिर कल का मैं नया वीडियो डाल दूंगा। ओके ठीक है, चलो बाय।